इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछे गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन सी। हम लोग सी प्रोग्रामिंग में किसी भी एरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरे को टू वे मतलब दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहला तो हमारा है रन टाइम और दूसरा है हमारा कंपाइल टाइम। जब हम लोग किसी एरे को रन टाइम में इनिशियलाइज करते हैं तो उसका सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, उसका सिंटैक्स होता है डेटा टाइप एरे नेम और साइज ऑफ द एरे, यानी कि साइज है ना। ये हम लोग का होता है रन टाइम में। और जब हम लोग किसी भी एरे को कंपाइल टाइम में इनिशियलाइज करते हैं तो उसका सिंटैक्स होता है डेटा टाइप एरे नेम साइज ऑफ द एरे साथ साथ जो भी उसका वैल्यू होगा डेट इज वैल्यू, मतलब जो भी उसका वैल्यू होगा, जो भी हम लोग को वैल्यू डालना है वैल्यू। ठीक है, हम लोग इस तरह से यानी कि दो तरीके से हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं। एक हमारा ये हो गया रन टाइम और हो गया हमारा कंपाइल टाइम। डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। डेटा टाइप हम लोग जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंट डेटा टाइप हमारा इंटीजर है। एरे नेम एज हमारा जैसा कि सारा ऑप्शन में ए आर आर दिया हुआ है तो हम लोग ए आर आर लेते हैं, एरे नेम ए आर आर। ठीक है, तो साइज हम लोग देख ले, हम लोग का साइज के लिए ब्रैकेट है ये वाला, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। और कुछ भी हम लोग दैट इज जो हम लोग यहाँ पे लिया हुआ है 3 उसको लेके चलते हैं। ओके, 3 विच इज इक्वल टू, नो वी यूज कर्ली ब्रेसेस एंड द वैल्यू लिस्ट। जो भी हमारा वैल्यू होगा, सपोज 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, यानी कि 1 2 3। अगर हमारा एरे साइज 3 है तो हम लोग 3 एलिमेंट डाल सकते हैं। अब हम लोग मैच करते हैं, इंट एरे 3 1 2 3। यहाँ जो ब्रैकेट है, यहाँ ये ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो ये नहीं होगा। इंट एरे 3, यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रैकेट एरर है तो ये नहीं होगा। अगेन ऑप्शन सी, इंट एरे 3 और कर्ली ब्रेसेस में 1 2 3, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही होगा। दे आर द टू वे ऑफ डिक्लेरेशन। हम लोग टू वे डिक्लेरेशन भी देख लिए, डेटा टाइप एरे नेम साइज एंड डेटा टाइप एरे नेम विद वैल्यू लिस्ट, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। सो हमारा आंसर क्या हुआ, इंट एरे 3 इज इक्वल टू 1 2 3। हम लोग को बस बेसिक ध्यान ये रखना है कि हमारा ब्रैकेट कौन सा कहाँ पे यूज हो रहा है। हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following concept make an extensive uses of array। मतलब कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एरे का एक्सटेंसिव यूज करता है। बाइनरी ट्री, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस, कैचिंग एंड स्पेशल लोकेलिटी। तो बाइनरी ट्री जो होता है वो हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एरे का उतना यूज नहीं होता है। शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को शेड्यूल करने में हम लोग यूज करते हैं क्यू का। ठीक है, ये जानने वाली बात है, किसी भी प्रोसेस को हम लोग को शेड्यूल करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, क्यू का। नो, स्पेशल लोकेलिटी क्या होता है। स्पेशल लोकेलिटी होता है कि टेंडेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन विच इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी कि एक ऐसा टेंडेंसी होता है एग्जीक्यूशन का जिसमें नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, डेटा एलिमेंट्स एक्सेस्ड इन एरे each टाइम जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट इन बिग एक्सेस। मतलब सिंपली देखिए, अगर कोई भी एरे होता है, इसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, इसको ये कर देते हैं, चेंज करते हैं। कोई भी एरे को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, और जो भी हमारा एलिमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में होता है। अगर इस चीज को मेमोरी में यूज किया जाए तो भी ये सेम होगा। तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है और जस्ट आफ्टर नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के बाद जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर लेते हैं। ये काम हम लोग मेमोरी में भी कर सकते हैं।
इसीलिए यहाँ पे जो होगा एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरे वो हमारा होगा स्पेशल लोकेलिटी, स्पेशल लोकेलिटी। ओके, नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जाम ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये पूछना चाह रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मतलब रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉलम रो मल्टीप्लिकेशन होगा, या रो रो। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये 2 डायमेंशनल एरे है, क्योंकि यहाँ पे एक रो है और एक कॉलम है। तो 2 डायमेंशनल एरे का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है, डेट इज डेटा टाइप, है ना, डेटा टाइप एरे नेम, और इसके बाद हम लोग करते हैं आई इंटू आई जे, इंटू नहीं आई जे, विच इज इक्वल टू, जैसे हम लोग कह सकते हैं आई इंटू जे। तो यहाँ पे आई जो होता है, आई जो रिप्रेजेंट करता है वो रॉ को करता है, और जे जो है वो किसको करेगा, कॉलम को। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, है ना, रो इंटू कॉलम। अब हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं क्या क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। लो, हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज द ऑर्डर ऑफ ए 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। Our next question, process of inserting an element in stack। तो हम लोग स्टैक के बारे में पहले जान लेते हैं, इसमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई भी डेटा को इंसर्ट करने में कौन सा ऑपरेशन को कॉल करते हैं या कौन सा प्रोसेस को कॉल करते हैं। सिंपली जब कोई स्टैक होता है तो बेसिकली हम लोग 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग पुश कहते हैं, ठीक है, पुश ऑपरेशन होता है, और एक और ऑपरेशन होता है हमारा पॉप। ये 2 बेसिक ऑपरेशन होता है स्टैक का। पुश क्या करता है, अगर कोई भी डेटा को हम लोग को स्टैक में इंसर्ट करना है, डेटा को इंसर्ट करना है स्टैक में, तो हम लोग किस ऑपरेशन को कॉल करेंगे, पुश ऑपरेशन को। और अगर हम लोग को डेटा को डिलीट करना है तो हम लोग किस ऑपरेशन को कॉल करेंगे, पॉप ऑपरेशन को। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, इंसर्टिंग एन एलिमेंट। किसी भी डेटा को जब इंसर्ट करना हो तो स्टैक कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पुश। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पुश ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स बैलेंस पैरेंथेसिस इज। ये क्या होता है कि कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो ये चेक करता है कि हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है कि नहीं। सपोज हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि हम लोग मेन ले लेते हैं, MAIN, मेन फंक्शन का, मेन फंक्शन जैसे सी में लिखते हैं, और हम लोग कर्ली ब्रेसेस देते हैं। ठीक है, सपोज हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस दिए और ये वाला कर्ली ब्रेसेस देना भूल गए, जस्ट फॉरगेट, ह्यूमन एरर, हम लोग ह्यूमन है तो एरर हो सकता है। सपोज ये वाला देना भूल गए, तो कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि ये एरर है, या कंपाइलर कैसे बता देता है कि हम लोग एक ब्रैकेट मिस कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये ना हर एक जो क्लोज हो जाए या फिर ओपन हो जाए, दोनों में से किसी एक को स्टैक में डालता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक पैरेंथेसिस को, दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को स्टैक में डालता है। जैसे कि ये क्लोज है, सॉरी ओपन है, वो ओपन को क्या किया, ब्रैक स्टैक में डाला। ठीक है, और जैसे ही इन रिस्पेक्ट उसका कोई क्लोज ब्रैकेट आया, ये क्या किया, इसको पॉप आउट कर दिया। ये क्या कर दिया, इसको पॉप कर दिया, ये यहां से निकल गया। अगर इन दी केस ये हमारा एम्प्टी हो गया, मतलब स्टैक एम्प्टी हो गया, तो हम लोग कहेंगे हमारा जो प्रोग्राम है वो बैलेंस पैरेंथेसिस है। और अगर यहाँ कोई ब्रैकेट मिस हो गया, सपोज कोई स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, एनी ब्रैकेट लेफ्ट इनसाइड द स्टैक, कोई भी ब्रैकेट अगर स्टैक में रह जाता है तो वो हो जाता है हम लोग का अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस। तो हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, हम लोग स्टैक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टैक हम लोग का कौन सा ऑपरेशन फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, डेट इज हमारा क्या, इसको हम लोग कहते हैं लीफो। स्टैक हम लोग का कौन सा ऑपरेशन फॉलो करता है या कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो है लीफो
और Q जो है वो हमारा करता है फर्स्ट इन, यानी कि FI फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जबकि हमारा होता है फीफो। ठीक है, ये सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे सकते हैं कि स्टैक कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है या क्यू कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर, विच डेटा स्ट्रक्चर is needed to convert infix notation to postfix notation। इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है। इनफिक्स नोटेशन क्या होता है, सपोज कोई हमारा एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a प्लस b इंटू सी, ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन हुआ, यानी कि दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर। और अगर इसको पोस्टफिक्स में बदलेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट मतलब होता है बाद में, तो जैसे कि सपोज करते हैं, और इसमें ना ऑपरेटर प्रेसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा है या उसका लेफ्ट टू राइट, मतलब वो उसका जो वर्किंग रूल क्या है, वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और ये एडिशन है, तो हम लोग जानते हैं कि इस मल्टीप्लीकेशन का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है। तो इसको जब हम लोग पोस्ट ऑर्डर में बदलेंगे तो सबसे पहला स्टेप फॉलो करेगा a प्लस बी सी इंटू, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा एक ऑपरेंड हो गया और ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड हो गया और ये हमारा हो गया ऑपरेटर। नो, जब ये सेकंड स्टेप फॉलो करेगा, जब ये सेकंड स्टेप फॉलो करेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा a b c इंटू प्लस, ये हमारा इनफिक्स नोटेशन, ये हमारा पोस्टफिक्स नोटेशन। तो इस कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। कौन सा, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। नो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a linear collection of data elements where the linear node is given of pointer is called। एक ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है और द लीनियर नोड इज गिवन ऑफ पॉइंटर इज कॉल्ड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स एंड नोड इज गिवन ऑफ पॉइंटर। इसमें एक सिंपली कह रहा है कि ये कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो दो फील्ड कंटेन कर रहा है। एक हमारा कौन सा है, डेटा एलिमेंट्स, एक ऐसा है ना कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। तो कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, सपोज ये हमारा हो गया डेटा एलिमेंट्स, है ना। और क्या है, लीनियर नोड इज गिवन ऑफ पॉइंटर, जो इसका लीनियर नोड होगा वो पॉइंटर, सपोज हम लोग इसको नेक्स्ट फील्ड कहते हैं ना लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट में। तो ऐसा कौन सा कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स और लीनियर नोड इज गिवन ऑफ पॉइंटर। तो क्या है ये, लिंक्ड लिस्ट है। क्या है ये, लिंक्ड लिस्ट। क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक डेटा फील्ड होता है और एक नेक्स्ट फील्ड होता है। डेटा फील्ड्स एलिमेंट को, मतलब जो भी डेटा हम डाल रहे हैं उसको होल्ड करता है, और नेक्स्ट क्या करता है, जो इसका अगला नोड होगा, सपोज इसके आगे भी कोई नोड होगा, ये इसका एड्रेस को होल्ड करके रखता है। दिस फील्ड होल्ड द एड्रेस ऑफ इज सक्सेसर, यानी कि आगे आने वाला नोड को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a linear list of elements, a linear list of elements मतलब ये कोई भी ऐसा चीज है जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, in which deletion can be done from one end, किसी एक एंड से उसमें डिलीशन होता है जिसको हम लोग फ्रंट कहते हैं, एंड इंसर्शन कैन बी टेक प्लेस ऑन द अदर एंड दैट इज रेयर एंड। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है, तो उसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कोई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका एक एंड से हम लोग, सपोज इसको हम लोग फ्रंट मान लेते हैं, सपोज इसको हम लोग फ्रंट मान लेते हैं एफ, और इसको हम लोग रेयर मान लेते हैं आर। क्या कह रहा है, डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड, यानी कि इस एंड से डेटा को हम लोग डिलीट करेंगे और इस एंड से डेटा को हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्यू जो है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर वो इस रूल को फॉलो करता है, यानी कि एक एंड से, फ्रंट एंड से डिलीशन का काम और रेयर एंड से इंसर्शन का काम। तो ये किसका काम है, क्यू का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ
द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ए डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो फॉल्स है? वी कैन नेविगेट इन बोथ डायरेक्शन। अच्छा, डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, आइए देखते हैं। डबली लिंक लिस्ट में ना 3 डिवीजन होता है। एक तो डेटा फील्ड के लिए रहेगा ही रहेगा, है ना, और एक रहता है प्रीवियस, पीआरई लिख लेते हैं हम लोग इसको, और एक होता है नेक्स्ट, है ना। प्रीवियस क्या करता है, ये इसके पहले आने वाले नोड को होल्ड करके रखेगा, और नेक्स्ट क्या करेगा, इसके आगे आने वाले नोड को होल्ड करके रखेगा। वी कैन नेविगेट इन बोथ डायरेक्शन। अब सिंपली हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इस पोजीशन पे हैं तो हम लोग इस पोजीशन से इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, मतलब दिस आंसर इज ट्रू। ओके, इट रिक्वायर मोर स्पेस देन ए सिंगली लिंक लिस्ट। ये बोल रहा है कि ये जो डबली लिंक लिस्ट है ये सिंगली लिंक लिस्ट से ज्यादा मेमोरी स्पेस लेगा। कैसे लेगा? सपोज हम मान के चलते हैं कि हमारा प्रीवियस वाला जो नोड फील्ड है वो 8 बिट का है, 8 बिट का है, लेट इट बी, मान के चलते हैं। और ये जो डेटा फील्ड है, ये डेटा फील्ड है, ये हमारा अगर हम लोग इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किए हैं, आईएनटी टाइप का, तो ये सपोज हमारा 2 बाइट का है, या फिर कंपाइलर पे डिपेंड करता है 4 बाइट का भी हो सकता है। और ये नेक्स्ट फील्ड हमारा 8 बिट का है। अच्छा, 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है? 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, है ना। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो ये 1 बाइट, ये 1 बाइट और ये 2 बाइट, यानी कि टोटल 4 बाइट। ये हमारा डबली लिंक लिस्ट इतना मेमोरी ले रहा है, 4 बाइट। और अगर यहीं पे सिंगली लिंक लिस्ट रहता तो ये फील्ड नहीं होता, ये वाला नहीं होता, तो ये कितना लेता, सिर्फ 3 बाइट। तो ये क्या कह रहा है, इट रिक्वायर, मतलब डबली लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट से ज्यादा स्पेस लेगा, दैट इज ट्रू। ओके, द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ ए नोड टेक अ बिट लॉन्गर। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अगर हम लोग को डेटा इंसर्ट करना होता है या डेटा को डिलीट करना होता है तो ये ना थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है इन रिस्पेक्ट टू सिंगली लिंक लिस्ट। तो ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। अच्छा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें कभी कभी होता है ना, अगर नन ऑफ द मेंशन नहीं दिया तो क्या होगा, तो उसका एक आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो होगा implementing a doubly linked list is easier easier than singly linked list। मतलब डबली लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करना सिंगली लिंक लिस्ट से आसान है, जो कि नहीं है। कभी कभी ऑप्शन ये भी दिया हुआ रहेगा, तो अगर आपका नन ऑफ द मेंशन के जगह पे ये वाला ऑप्शन दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसे टिक आउट करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिफरेंशिएट ए सर्कुलर लिंक लिस्ट फ्रॉम नॉर्मल लिंक्ड लिस्ट? यानी कि सर्कुलर लिंक लिस्ट और नॉर्मल लिंक लिस्ट को क्या ऐसा है जो डिफरेंशिएट करता है? तो सर्कुलर लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से होता है, एक सर्कल बना रहेगा, है ना, और हर एक नोड एक दूसरे के नोड के टच में रहेगा, मतलब हम लोग कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। अगर हम लोग को इधर से बैक ट्रैकिंग करना है तो बैक ट्रैकिंग भी, और इधर से हम लोग को फ्रंट जाना है तो फ्रंट भी जा सकते हैं। दैट इज हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। और नॉर्मल लिंक लिस्ट तो कुछ ऐसा टाइप का रहेगा ही, 2 फील्ड रहेगा, एक डेटा फील्ड, एक नेक्स्ट फील्ड, जो एड्रेसेस को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। यू कैन नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू द नल इन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। अच्छा, सर्कुलर लिंक लिस्ट में ना नल पॉइंटर होता ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे का एड्रेस को होल्ड करके रखता है ना। तो ये बात होनी ही नहीं है कि यू कैन नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर टू नल इन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। इट इज फास्टर टू ट्रैवर्स द सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना फास्टर होता है। कैसे?
क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड में हो, सपोज हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड में हो और हम लोग को यहाँ से फर्स्ट नोड को ट्रैवर्स करना हो, तो हम लोग को पहले हेड के पास जाना पड़ेगा, फिर हेड से हम लोग यहाँ से ट्रैवर्सिंग शुरू करेंगे। मगर सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, हम लोग किसी भी पॉइंट से, किसी भी इंस्टेंस पॉइंट से किसी भी अनदर इंस्टेंस पॉइंट पे जंप कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, इट इज फास्टर टू ट्रेवर्स द सर्कुलर लिंक लिस्ट, यानी कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना फास्टर होगा। यू मे और मे नॉट बी द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू द नल इन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। यहां देखो क्या है कि मे और मे नॉट बी नेक्स्ट पॉइंटर जो होगा ना वो नल पॉइंट कर सकता है। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट में नल होता ही नहीं है, तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट का ईच नोड एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जिसमें नल वाली सवाल उत्पन्न ही नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि क्या बोल रहे हैं, यू मे और मे नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू द नल, सपोज लाइक दिस। ये हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट है, यहाँ डेटा सपोज हम 6 दिए और ये कह रहा है कि ये फील्ड को हम लोग नल कर सकते हैं, और हम लोग ये जानते हैं कि इस फील्ड को हम लोग नल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर नल है, सपोज ये लास्ट नोड है, तो ये एड्रेस ऑफ किसको होल्ड करेगा, फर्स्ट नोड का, तो ये नल नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए सिंगली लिंक लिस्ट। कि सिंगली लिंक लिस्ट में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो सिंगली लिंक लिस्ट सपोज हम लोग 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट का इस तरह से ड्रॉ करते हैं, सॉरी, सिंगली लिंक लिस्ट हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, है ना। तो एक डेटा फील्ड, एक नेक्स्ट फील्ड, एक डेटा फील्ड, एक नेक्स्ट फील्ड, एक डेटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड, डेटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड, और ये एक दूसरे से कनेक्ट होगा इस तरह से, और ये हमारा लास्ट जो होगा नल होगा क्योंकि लास्ट नोड है। सपोज कोई डेटा यहाँ पे है 8 और हम लोग को 8 को ट्रैवर्स करना है, तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट होगा। तो सपोज ये फर्स्ट सर्च किए, 8 नहीं मिला, सेकेंड सर्च किए, 8 नहीं मिला, थर्ड सर्च किए, 8 नहीं मिला, फोर्थ सर्च किए, 8 मिल गया। यानी कि 4 डेटा एलिमेंट है और हमको चौथे नंबर पे हमारा 8 मिल गया। मान लेते हैं अगर हम लोग का n डेटा एलिमेंट है, तो हम लोग को कितना बार सर्चिंग करना पड़ेगा, n टाइम्स। n टाइम्स मान के चलते हैं हम लोग जो डेटा सर्च कर रहे हैं वो हमारा लास्ट नोड में है, ठीक है। तो अगर वो n n नोड है उस लिंक लिस्ट में, तो हम लोग को n टाइम सर्च करना पड़ेगा, और इसी n टाइम को सर्च करने को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन ऑफ n। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n, दैट इज ऑपरेशन ऑफ n इन द वर्स्ट केस। ये वर्स्ट केस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी ट्री कैन हैव हाउ मेनी चिल्ड्रन, मतलब एक बाइनरी ट्री है उसको कितना चिल्ड्रन हो सकता है। एक बाइनरी ट्री ये है सपोज, ठीक है, इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, और या फिर एक चिल्ड्रन हो सकते हैं, या फिर कोई भी चिल्ड्रन नहीं हो सकते हैं, नो चाइल्ड। तो ऑप्शन देखते हैं, 2। 2 कहने का मतलब क्या है, उसको 2 होना ही होना चाहिए, जो कि नहीं है। एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हम लोग क्या बोले, 2 चिल्ड्रन होगा, या तो एक होगा या तो एक भी नहीं होगा, तो एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन के सवाल होती नहीं है। 0 और 1 और 2, देखिए या तो 0 हो सकता है, या तो 1 या तो 2, यानी कि सी ऑप्शन, 0 1 और 2। यहाँ पे देखिए इस नोट का 2 चिल्ड्रन है, इसका एक चिल्ड्रन है और इसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, और इसका भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, यानी कि इसका कितना है, 2 है, इसका कितना है, 1 है, इसका कितना है, 0, और इसका भी 0। तो क्या हुआ, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इन इटरेटिव फैशन। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का। फैशन कुछ भी हो, ओके, फैशन कुछ भी हो, उस डेटा स्ट्रक्चर में, उस एलिमेंट में ट्रेवर्स हम लोग कर रहे हैं ना प्री ऑर्डर, तो उसके लिए हम लोग पहले एक ट्री बनाते हैं। सपोज हम लोग ट्री बना रहे हैं, तो प्री ऑर्डर क्या कहता है,
प्री ऑर्डर कहता है पहले हम लोग रूट को ट्रैवर्स करेंगे, रूट को, देन हम लोग लेफ्ट ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, देन हम लोग लेफ्ट को ट्रैवर्स करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग राइट को ट्रैवर्स करेंगे, आर टी राइट। तो हम लोग जब प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करेंगे तो पहले यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जंप करेंगे जो कि लेफ्ट जाना है, फिर इसको ट्रैवर्स करेंगे, फिर इधर जाएंगे लेफ्ट, फिर हम लोग बैक ट्रैक करके यहां आएंगे, फिर हम लोग बैक ट्रैक करके यहां आएंगे। तो मतलब जितना भी डेटा है, सपोज इसमें n नोड्स हैं, तो हम लोग हर नोड्स को चेक कर रहे हैं। अगर ट्रेवर्स कर रहे हैं मतलब हम लोग को यहाँ से लेके इच नोड का कौन हर एक नोड में क्या क्या डेटा है उसको फाइंड करना है। तो हम लोग इच नोड के पास ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब अगर हमारा 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ अगर नोड है तो हम लोग 5 नोड्स के पास इच टाइम जा रहे हैं। तो सिंपली कितना बार जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ एन, यानी कि जितना नंबर ऑफ नोड्स है उतना, तो क्या हो जाएगा ऑपरेशन ऑफ एन। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is false about binary search tree? बाइनरी सर्च ट्री के बारे में इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है? The left child is always lesser than its parent. The right child is always greater than its parent. The left and right subtree should also be a binary search tree. अच्छा, हम लोग पहले देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है या बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री क्या कहता है, अगर कोई भी डेटा सपोज यहाँ 9 है तो हम लोग इसके लेफ्ट में जो भी डेटा डालेंगे वो इससे स्मॉल होना चाहिए, यानी कि जो भी डेटा जाएगा, सपोज डेटा डी जा रहा है वो 9 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 8 जो 9 से छोटा है। और इसके राइट सब ट्री में वो जाएगा जो इससे बड़ा होगा, सपोज 10, यानी कि सपोज अगर डी जा रहा है तो वो क्या होगा, 9 से बड़ा होगा, यानी कि अपने रूट से बड़ा होगा। सिमिलरली यहीं पे अगर ये लेफ्ट में जा रहा है कोई भी डेटा, अगर लेफ्ट में जा रहा है कोई भी डेटा तो वो क्या होगा, 8 से छोटा होगा, मान लेते 7। और राइट में जा रहा है कोई भी डेटा तो वो इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे अभी इससे कोई डेटा नहीं जा सकता क्योंकि 9 ऑलरेडी है और 8 है, तो इसको नहीं डेटा, कोई डेटा यहाँ नहीं जा सकता ना। और अगर डेटा यहाँ पे बात करें 10 का, तो 10 के राइट साइड में 10 से बड़ा 11 11, ठीक है। और अगर सेम डिजिट आ गया, सपोज 10 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 10 डाल सकते हैं, और अगर 9 आ गया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये वाला 9 यहाँ ट्रैवर्स हो जाएगा। फिर वो तो बात की बात है ट्रैवर्सिंग वाला, यानी कि बिल्डअप, जब हम लोग बाइनरी ट्री को बिल्डअप करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी डेटा रूट में होगा वो उसका लेफ्ट साइड उससे छोटा होगा और उसका राइट साइड उससे बड़ा होगा। तो देखो, द लेफ्ट चाइल्ड इज ऑलवेज लेसर देन इट्स पेरेंट, ट्रू है। द राइट चाइल्ड ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट, ये भी ट्रू है। द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री शुड आल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री। देखो, ये एक ट्री है, ये भी तो एक ट्री है, इस ट्री का ये सब ट्री कहेंगे, और ये भी बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, तो ये भी ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्सटर्नल सॉर्टिंग? एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या है? तो सॉर्टिंग हम लोग देख चुके हैं, इंटरनल होते हैं, इंटरनल, और क्या होते हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, इंटरनल सॉर्टिंग क्या होता है? अच्छा, एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होता है, वैसा सॉर्टिंग जो एक्सटर्नल चीज को यूज करे, जस्ट लाइक डिस्क, सॉर्टिंग करने में वो ये सब चीज यूज करे। और इंटरनल सॉर्टिंग क्या होता है, इंटरनल सॉर्टिंग क्या होता है, वैसा सॉर्टिंग टेक्निक जो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट को यूज करे, जैसे मेन मेमोरी। तो हमारा ऑप्शन क्या है, एल्गोरिथम दैट यूजेस टेप और डिस्क ड्यूरिंग सॉर्टिंग, ये हमारा एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। वैसा एल्गोरिथम जो सॉर्टिंग करते समय टेप और डिस्क का यूज करे वो हमारा एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। जो मेन मेमोरी यूज कर रहा है वो हमारा कैसा है, इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सॉर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? क्विक, सिंपली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्विक सॉर्ट जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वो कौन सा इसमें से यूज करता है,
ब्रूट फोर्स टेक्निक, डिवाइड कंकर, ग्रेडी एल्गोरिदम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। क्विक सॉर्ट क्या करता है, सपोज ये एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ये एरे को ना 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसके बाद उस पार्ट को ये सॉर्ट करके फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। सपोज ये 9 रहता है, कोई डेटा 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो ये क्या करेगा, इच एलिमेंट से कंपेयर करके ये अपना एक सॉर्टेड पाथ फाइंड करेगा, और 9 के जो लेफ्ट साइड होगा वो सारा स्मॉल एलिमेंट होगा, और 9 के जो राइट साइड होगा वो सारा ग्रेटर एलिमेंट होगा। तो ये क्या करता है, एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और हम लोग जानते हैं जब कोई भी एरे 2 पार्ट में डिवाइड का अप्रोच लेता है तो वो हो जाता है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन ए कंप्लीट ग्राफ हैविंग n वर्टाइसेस। कोई भी ग्राफ में, कंप्लीट ग्राफ में कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। कंप्लीट ग्राफ देखने के लिए सपोज हमारे पास 4 वर्टाइसेस लेते हैं। सपोज हमारा पहला वर्टाइसेस ए, बी, सी एंड डी, ये हमारा 4 वर्टाइसेस। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ क्या कहता है कि हर वर्टाइसेस अपने ग्राफ में मौजूद, मतलब जैसे कि ये ए है, ये बी से भी कनेक्ट रहेगा, सी से भी कनेक्ट रहेगा और डी से भी कनेक्ट रहेगा। मतलब हर वर्टाइसेस अपने ग्राफ में मौजूद हर एक वर्टाइसेस से कनेक्ट रहेगा। यहां देखिए सी ए से कनेक्ट है, सी डी से भी कनेक्ट रहेगा और सी बी से भी कनेक्ट रहेगा। सिंपली डी ए से कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है, तो ये बी से भी कनेक्ट रहेगा। बी ए से कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है और डी से कनेक्ट है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई ग्राफ n वर्टाइसेस का है, n वर्टाइसेस का है, तो उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एजेस है, 6। सपोज हमको इसका आंसर नहीं आ रहा, इसका आंसर क्या है, तो हम लोग इस तरह से एजेस फाइंड कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक फॉर्मूला पे पुट करने का। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है हम लोग का 4। एक छोटा सा एग्जांपल की मदद से हम लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। n का वैल्यू क्या है 4, n इंटू यानी कि 4 इंटू 4 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 5, है ना, डिवाइडेड बाय 2। सिंपली इसका आंसर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10, जो कि गलत है ना। नेक्स्ट क्या है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 इंटू एन माइनस वन 3, एन माइनस वन यानी कि 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। नो, we got the right answer, यानी कि n into n minus 1 divided by 2 will be the number of edges if a complete graph having n vertices। हमारे एग्जाम में ये फिगर भी दे सकता है और पूछ सकता है कि कितने वर्टाइसेस हो सकते हैं, तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं और हम लोग ये काउंटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग भूल गए कि इसका सॉल्यूशन क्या है तो हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। A connected planar graph having 6 vertices, 7 edges contain how many number of region। ये जो क्वेश्चन है ये एक फॉर्मूला से प्रूव होगा जिसको हम लोग कहते हैं यूलर्स, मतलब ये जो सॉल्यूशन होगा ये यूलर्स के फॉर्मूले से मिलेगा। फॉर्मूला यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है, n माइनस e प्लस r इज इक्वल टू 2, वेयर n is equal to vertices, e is equal to edges and r is equal to region। sometimes we call, कभी कभी हम लोग यहाँ पे n और v सेम रहता है, कभी कभी हम लोग को n के जगह पे v भी मिल सकता है, n और v, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, n मतलब भी वर्टाइसेस होगा और v मतलब भी वर्टाइसेस होगा।
तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करके देखते हैं। एन का वैल्यू क्या है 6, 6 माइनस ई का वैल्यू 7 प्लस आर इज इक्वल टू 2। जब हम लोग इस कैलकुलेशन को करेंगे तो हम लोग को आर का वैल्यू मिल जाएगा 3। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेटिव है, ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है। तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं, बस ये इतना सा फॉर्मूला याद रखना है और हम लोग के पास आंसर मिल जाएगा। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, DFS search equivalent to which of the traversing in binary tree? तो before going to discuss this question's solution, पहले इसके हम लोग जानते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा कोई ग्राफ है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये नंबर ऑफ नोड्स है, ये कोई नंबर नहीं है, मतलब एलिमेंट नहीं है। अगर ये एलिमेंट होता ना तो ये बाइनरी ट्री कभी नहीं होता, क्योंकि बाइनरी ट्री क्या कहता है कि इसका रूट में जो भी डेटा होगा उसके लेफ्ट साइड इससे लेस डेटा होगा और इसके राइट साइड ज्यादा होगा। तो ये बाइनरी ट्री नहीं होगा अगर यहाँ पे एलिमेंट होगा। तो ये क्या है, नंबर ऑफ नोड के लिए मैंने बस इंडिकेट किया है। अगर हम लोग इसका DFS निकालते हैं, DFS यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या कहता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च कहता है कि हम लोग जब इसको एक्सप्लोर करते हैं तो इसको एग्रेसिवली एक्सप्लोर करेंगे और बैक ट्रैक यूज करेंगे। सपोज हम लोग 1 से एक्सप्लोरिंग शुरू किए तो हम लोग 2 जाएंगे, फिर 4 जाएंगे, फिर बैक ट्रैक जाके जो लेफ्ट एलिमेंट है हमारा 5 वहां जाएंगे, फिर बैक ट्रैक करेंगे 1 से हम लोग 3 जाएंगे क्योंकि 1 हम लोग ट्रैवर्स कर चुके हैं, फिर लेफ्ट 6, फिर बैक ट्रैक जाके हम लोग कहाँ जाएंगे 7। यानी कि हमारा क्या आएगा 1 2 4 5 6 सॉरी 3 6 एंड 7। 1 2 4 5 3 6 7। नो, अगर हम लोग इस ट्री का प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं तो हम, और लेवल ऑर्डर या इन ऑर्डर निकालते हैं, तो जो भी ऑर्डर इससे मैच कर जाएगा तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा, ये जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है ये किस ट्री ट्रैवर्सल के इक्विवेलेंट है। हम लोग प्री ऑर्डर निकाल के देखते हैं। प्री ऑर्डर, अच्छा प्री ऑर्डर क्या कहता है, प्री ऑर्डर क्या कहता है, पहले रूट, फिर लेफ्ट पार्ट, फिर राइट पार्ट। राइट पार्ट को मैं RT लिख देता हूं। तो पहले रूट यानी कि 1, आगे लेफ्ट पार्ट में जाएंगे तो 2 क्या है, रूट है, फिर 2 के लेफ्ट पार्ट में 4, फिर लेफ्ट टू राइट 5, फिर ये ट्री ओवर, फिर हम लोग इसके राइट पार्ट में जाएंगे तो रूट, फिर लेफ्ट पार्ट 6 और 7। अच्छा, प्री ऑर्डर ही हमारा DFS का इक्विवेलेंट है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं 1 1 2 2 4 4 5 5 6 3 3 6 6 7 7। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग पोस्ट ऑर्डर भी निकाल के देख लेते हैं। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या करता है, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट, है ना। पोस्ट मतलब बाद में, तो लेफ्ट राइट रूट। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट, फिर लेफ्ट को जब हम लोग ट्रैवर्स करेंगे तो 4, फिर राइट यानी कि 5, देन हम लोग रूट, है ना, देन हम लोग रूट की तरफ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे रूट से, फिर राइट पार्ट को ट्रैवर्स करेंगे। जब राइट पार्ट को ट्रैवर्स करेंगे तो ये भी रूट हो जाएगा, फिर ये लेफ्ट यानी कि 6, फिर राइट पार्ट 7 3 एंड 1। ये हमारा हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये डिफरेंट आ रहा है, बट प्री ऑर्डर इज एज सेम एज डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
What will be the number of zeros in adjacency matrix of any given graph? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये थोड़ा गलत पूछा गया है, क्योंकि मैंने जहां भी इस क्वेश्चन को सर्च किया बहुत परेशान होने के बाद, तो मुझे हमेशा एक ग्राफ मिला, मतलब क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था। तो हम यहाँ से एनी को हटाना चाहते हैं, और जो क्वेश्चन रियल में मुझे मिला इस ऑप्शन के साथ, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उसका कुछ ग्राफ ऐसे था। ग्राफ क्या था उसका? एक 1 था, फिर 2 था, 3 था और 4 था। 1 जो था 2 से कनेक्टेड था, 2 3 से, और 3 4 से, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग एडजेंसी मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? आइए इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसको ड्रॉ करने का सबसे पहला नियम क्या है कि जितना नंबर ऑफ नोड्स है उतना नंबर हम लोग रो और कॉलम बनाएंगे। यानी कि रो जो हमारा आई होता है वो 4 हो जाएगा, और कॉलम जो हम लोग का सी होता है, सॉरी जे होता है, कॉलम हम लोग का जो जे होता है वो भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 रो इंटू 4 कॉलम बनाते हैं। फोर बाय फोर, 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4। अब इसका जो नियम है, इसको बनाने का जो नियम है वो क्या कहता है? अगर हम लोग कोई नोड से दूसरे नोड को ट्रेवर्स नहीं कर पाते हैं तो हम लोग यहाँ पे जीरो लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? जीरो। अगर हम लोग को 1 से 1 पे जाना है तो देयर इज नो एनी पाथ, अगर कोई पाथ नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो। तो सिमिलरली अगर हम लोग को 2 से 2 में जाना हो तो जीरो, 3 से 3 में जाना हो तो जीरो, और 4 से 4 में जाना हो तो जीरो। नो, अगर हम लोग 1 से 2 में जा सकते हैं, देयर इज अ पाथ, यानी कि 1 से 2 में अगर हम लोग जा सकते हैं, कोई पाथ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1। क्या हम लोग 1 से 3 में जा सकते हैं? नहीं, तो हम लोग लिखेंगे जीरो। क्या हम लोग 1 से 4 में जा सकते हैं? नहीं, तो हम लोग लिखेंगे क्या? जीरो। सिमिलरली 2 से 1 में जा सकते हैं तो हम लोग 1 लिखेंगे, 2 से 3 में जा सकते हैं तो हम लोग 1 लिखेंगे, 2 से 4 जा सकते हैं नहीं तो हम लोग जीरो लिखेंगे, 3 से 2, सॉरी 3 से 1 नहीं जा सकते तो हम लोग जीरो लिखेंगे, 3 से 2 जा सकते तो 1 लिखेंगे, 3 से 4 जा सकते तो 1 लिखेंगे। नो, क्या 4 से 1 जा सकते हैं? नहीं, जीरो लिखेंगे। क्या 4 से 2 जा सकते हैं? नहीं, जीरो लिखेंगे। क्या 4 से 3 जा सकते हैं? हाँ, 1 लिखेंगे। अब काउंट द नंबर ऑफ जीरो एंड नंबर ऑफ 1। क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो काउंट करते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर ऑफ जीरो हैं? 10। तो हमारा आंसर होगा 10। अगर पूछ दे नंबर ऑफ वंस, जीरो की जगह पूछ दे नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, ये भी पूछ सकता है कि जीरो की जगह नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 6। और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 10। सो इस तरह से आज का हम लोग का 20 क्वेश्चन का सीरीज ओवर होता है। थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और प्लीज अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का जो वे ऑफ टीचिंग है या वे ऑफ बताना अच्छा लगे तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए। और आप लोग हम लोग को फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और इस क्वेश्चन का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे साइट का भी लिंक www.diplomaincs.in, वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।